अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज का लेक्चर पाकिस्तान के अंदर जो कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर लॉ पास किया गया है उसके हवाले से है। नाम क्या है इस लॉ का? टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। अच्छा, इन डिटेल और कंप्लीट इस लॉ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। आज के लेक्चर में हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? कस्टडी किसे कहते हैं, कस्टोडियल डेथ किसे कहते हैं, कस्टोडियल रेप किसे कहते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर क्या होता है, और इन तीनों के हवाले से जो पनिशमेंट्स ये लॉ प्रिस्क्राइब करता है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टडी को किस तरह डिफाइन किया हुआ है। कस्टडी को उर्दू में क्या कहते हैं? हरासत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कस्टडी की इस लॉ के अंदर ये बहुत ज़्यादा वाइडर है। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा सिर्फ वही हरासत है, बल्कि क्या है, डेफिनेशन किस तरह स्टार्ट हो रही है? इट इंक्लूड्स। तो जब इंक्लूड्स करके कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है इसका मतलब ये है कि जो जनरल मीनिंग है इस टर्म की वो अपनी जगह है और इसके अलावा इसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल सिचुएशंस, वो तमाम हालतें वेयर अ पर्सन इज डिटेन्ड और डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी, कि जब किसी भी शख्स को डिटेन किया जाएगा यानी कि किसी शख्स को कैद किया जाता है या फिर उसकी जो आज़ादी है उसको सल्ब कर दिया जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि दैट पर्सन इज इन कस्टडी। किसने किया हो, किसने डिटेन किया हो, किसने आज़ादी सल्ब की हो? बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ पब्लिक ऑफिशियल और बाय एनी अदर पर्सन वर्किंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी। कोई भी शख्स, चाहे वो पब्लिक ऑफिशियल होगा या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कि अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा होगा, वो तमाम लोग। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लीगलिटी, नेचर एंड एनी प्लेस ऑफ सच डिटेंशन। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो डिटेंशन है यानी कि ये जो कैद है या जो आज़ादी सल्ब की गई है ये लीगल है या इलीगल है या फिर ये किसी भी जगह पर है। यानी कि अगर किसी शख्स को उसके अपने घर में ही डिटेन कर दिया जाते हैं या किसी और जगह पर डिटेन किया जाता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जेल होगी, थाना होगा, वही उसकी बात हो रही, कोई भी जगह हो सकती है। ये उस शख्स का अपना घर भी हो सकता है। अगर उसे अपने घर में ही डिटेन कर दी जाए, कैद कर दी जाए, उसको आज़ादाना हरकत ना करने दी जाए, उसे बाहर ना निकलने दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये तमाम कस्टडी टर्म के अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर उसके बाद कस्टडी टर्म का जो स्कोप है मजीद वाइडर किया हुआ है दो एक्सप्लेनेशंस के जरिए। इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहती है? कस्टडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इंक्लूड्स जुडिशल कस्टडी। अगर कोई भी शख्स जुडिशल कस्टडी में है तो वो भी इस कस्टडी टर्म के अंदर इंक्लूडेड है। जुडिशल कस्टडी का क्या मतलब है? जब कोई शख्स जुडिशल लॉकअप में होता है, जेल के अंदर होता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जुडिशल कस्टडी भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट रिस्ट्रेंट अपॉन द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन बाय लॉ और बाय फोर्स और बाय अदर मीन्स। किसी भी किस्म के आर्जी या फिर मुस्तकिल पाबंदी किसके ऊपर? किसी भी शख्स की मूवमेंट के ऊपर, चाहे वो कानूनी हो या फिर ज़बरदस्ती की गई हो या फिर किसी भी तरीके से की गई हो, तो हम क्या कहेंगे कि दैट पर्सन इज़ इन कस्टडी। तो अगर कोई भी शख्स जेल में है तो वो कस्टडी में है। इसके अलावा अगर किसी भी शख्स की जो मूवमेंट है उसके ऊपर आर्जी या मुस्तकिल पाबंदी लगा दी जाती है, चाहे वो ज़बरदस्ती हो या फिर कानूनी हो, किसी भी तरीके से हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो शख्स ज़ेर हरासत है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स को उसके अपने घर से ही बाहर ना निकलने दिया जाए या जिस जगह पर वो आया था वहाँ से बाहर उसे ना निकलने दिया जाए या उसे किसी से मिलने की इजाज़त न दी जाए, तो ये तमाम चीज़ें क्या है? इस सब का क्या मतलब है कि वो शख्स ज़ेर हरासत है। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कस्टडी का स्कोप मजीद वाइडर करते क्या कहता है? अ पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी इन कस्टडी ड्यूरिंग सर्च, अरेस्ट एंड सीजर प्रोसीडिंग्स। यानी कि एक शख्स को इन कस्टडी ज़ेर हिरासत समझा जाएगा कब? जब सर्च प्रोसीडिंग्स होंगी, अरेस्ट किया जाएगा या फिर सीजर प्रोसीडिंग्स होंगी। सर्च का मतलब क्या है? यानी कि अगर किसी शख्स की तलाशी ली जा रही है तो वो शख्स ज़ेर हिरासत है, या फिर अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर सीजर प्रोसीडिंग्स यानी कि ज़बरदस्ती किसी शख्स को कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना, तो ये तमाम चीज़ें, तो हम क्या कहेंगे कि वो शख्स कस्टडी में है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस लॉ के अंदर कस्टडी किसे कहते हैं। अगर किसी भी शख्स को कैद किया जाएगा या फिर उसकी जो आज़ादी है सल्ब कर दी जाएगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, या फिर किसी भी शख्स की जो मूवमेंट है उसके ऊपर आर्जी या मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाएगी, या फिर किसी भी शख्स की तलाशी ली जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा या उसे कैप्चर किया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि दैट पर्सन इज़ इन कस्टडी। ठीक है, सेकंड टर्म है हमारे पास कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ किसे कहते हैं? तो कस्टोडियल डेथ का मतलब क्या है? यानी कि ज़ेर हिरासत अगर किसी शख्स की मौत होगी उसकी बात हो रही है। तो किस तरह डिफाइन किया हुआ है? इट मीन्स डेथ ऑफ अ पर्सन व्हाइल इन कस्टडी। किसी भी शख्स की मौत हो जाना कब? जब वो कस्टडी में था, तो इसे हम क्या कहेंगे? कस्टोडियल डेथ। किस वजह से हुई हो ये मौत? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय एंड एट्रीब्यूटेबल टू एक्ट्स ऑफ टॉर्चर कमिटेड अपॉन द डिसीज। डिसीज कौन है? यानी कि जो शख्स मर चुका है। कमिटेड अपॉन द डिसीज्ड व्हाइल इन कस्टडी, वो मौत उस शख्स की कस्टडी में किस वजह से हुई हो? जितना उसके ऊपर टॉर्चर किया गया है, जिस तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उस वजह से अगर उस शख्स की मौत हुई होगी तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ कस्टोडियल डेथ। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशंस के जरिए, दो एक्सप्लेनेशंस के जरिए कस्टोडियल डेथ का जो स्कोप है इसको मजीद वाइडर किया गया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहती है? कस्टोडियल डेथ इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें कस्टोडियल डेथ के अंदर आती हैं? डेथ अकरिंग इन पुलिस, प्राइवेट और मेडिकल प्रीमाइसेस। अगर किसी भी शख्स की मौत होगी,
चाहे वो पुलिस की किसी जगह पर हो, पुलिस प्रीमाइसेस में होगी यानी कि थाना या जेल वगैरह में होगी, प्राइवेट प्रीमाइसेस में होगी यानी कि अगर घर वगैरह में होगी, फॉर एग्जांपल अगर उसे किसी घर में बंद किया गया था, किसी और जगह पर बंद किया गया था, प्राइवेट जगह पर होगी, और मेडिकल प्रीमाइसेस यानी कि अगर अस्पताल वगैरह में उसकी मौत हुई होगी, या फिर इन अ पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पर अगर उसकी मौत हुई है, और इन अ पुलिस और अदर व्हीकल, या फिर पुलिस की गाड़ी के अंदर उसकी मौत हुई है, या फिर किसी दूसरी गाड़ी के अंदर उसकी मौत हुई है, यानी कि अगर उसे किसी दूसरी गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है या फिर किसी दूसरी गाड़ी में वो शख्स मौजूद है, तो पुलिस की गाड़ी में अगर मौत हुई होगी या फिर किसी और गाड़ी में, और इन जेल या फिर जेल के अंदर मौत हुई होगी, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कस्टोडियल डेथ। बस ज़रूरी चीज़ क्या है कि किस वजह से हुई हो वो डेथ, बिकॉज ऑफ एक्ट्स ऑफ टॉर्चर, तशद्दुद की वजह से हुई हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इट इंक्लूड्स डेथ अक्यूरिंग व्हाइल अ पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड और टेकन इनटू डिटेंशन और बीइंग क्वेश्चन। इसके अलावा अगर किसी भी शख्स को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद अगर किसी शख्स की मौत हुई है, या फिर टेकन इनटू डिटेंशन, अगर किसी शख्स को कैद कर लिया गया है तब उसके बाद अगर उसकी मौत हुई है, और बीइंग क्वेश्चन, या फिर अगर किसी शख्स को पूछगछ के लिए सिर्फ लेकर जाया जा रहा है, या फिर अगर किसी शख्स से सिर्फ पूछगछ की जा रही है और उसके दौरान अगर उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कस्टोडियल डेथ, ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी शख्स की डेथ थाने या जेल के अंदर होगी, पुलिस की गाड़ी में होगी, किसी आम गाड़ी में होगी, अस्पताल में होगी, या फिर किसी प्राइवेट जगह पर होगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, कस्टोडियल डेथ। इसके अलावा अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद अगर उसकी डेथ होगी, किसी भी शख्स को कैद किया जाएगा उसके बाद अगर उसकी डेथ होगी, या फिर अगर किसी भी शख्स से पूछगछ की जाएगी और उसके बाद अगर उसकी डेथ होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, कस्टोडियल डेथ। रिक्वायरमेंट क्या है, किस वजह से हुई है वो डेथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय एक्ट्स ऑफ टॉर्चर, तशद्दुद की वजह से उस शख्स की मौत हुई है, ठीक। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसके आप मजीद वाइडर करते हैं, क्या कहता है, custodial death also includes all cases where the death of a person after his release from custody is directly caused by and may be substantially attributed to acts committed upon the deceased while in custody। अब यहाँ पर क्या बात है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर क्या बात है, पहले तो अभी जो आपने शुरू में जो डेफिनेशन पढ़ी और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ा, वहाँ पर क्या था कि वो शख्स हिरासत में था। अब वो शख्स हिरासत में था और उसकी मौत हुई। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है कि जब उस शख्स को रिहा कर दिया गया, यानी कि जो ज़ेरे हिरासत था, जब उसे रिहा कर दिया गया है, रिहा होने के बाद अगर उस शख्स की मौत होती है, लेकिन जो उसकी मौत की वजह है वो क्या है, जो उसके ऊपर टॉर्चर किया गया था जब वो कस्टडी में था, जब वो कस्टडी में था तब उसके ऊपर जो टॉर्चर किया गया था, अगर उसकी मौत रिहा होने के बाद भी अगर उसी तशद्दुद की वजह से उस तकलीफ़ की वजह से ही अगर उसकी मौत हुई है, तब भी उसे कस्टोडियल डेथ कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो रिहा होने के बाद भी अगर किसी शख्स की मौत होगी, लेकिन वो मौत उस वजह से हुई है, उसकी वजह क्या है, उसका कॉज क्या है कि जो तशद्दुद उसके ऊपर किया गया था जब वो हिरासत में था, उस वजह से उसकी मौत हुई है, उसी तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हुई है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, कस्टोडियल डेथ विद इन द मीनिंग ऑफ दिस लॉ, ठीक। फिर उसके बाद डिफाइन किया हुआ है कस्टोडियल रेप को। कस्टोडियल रेप का लफ्जी मतलब क्या है, यानी कि ज़ेर हिरासत शख्स के साथ जिनसी ज्यादती करना, ठीक है। तो कस्टोडियल रेप को यहाँ पर किस तरह डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी शख्स अगर अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है या फिर अपने रैंक का फ़ायदा उठाता है, एंड कमिटिंग रेप, और रेप कमिट करता है, किसी भी खातून के साथ ज़्यादती करता है, और सेक्शुअल एब्यूज़ ऑन अ पर्सन, या किसी भी शख्स के साथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता है, इन हिज कस्टडी, जो कि उसकी कस्टडी में है, चाहे वो फीमेल है या मेल है जो उसकी कस्टडी में है, और इन कस्टडी ऑफ अ पब्लिक ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम, या फिर वो उसके मातहत जो पब्लिक ऑफिशियल है उसकी कस्टडी में है, उनके साथ वो ज्यादती करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेट इज़ अ कस्टोडियल रेप। ज़ेर हिरासत किसी भी मेल या फीमेल के साथ जिनसी ज्यादती की जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, कस्टोडियल रेप। उसके बाद है टॉर्चर या कस्टोडियल टॉर्चर। कस्टोडियल टॉर्चर किसे कहते हैं, टॉर्चर किसने डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स एन एक्ट कमिटेड बाय विच सीवियर फिजिकल पेन और फिजिकल सफरिंग इज इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पर्सन। ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से शदीद जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई जाए, किस तरह पहुंचाई जाए, इंटेंशनली पहुंचाई जाए, यानी कि जानबूझकर की जाए, किस शख्स के ऊपर, उस शख्स के ऊपर जो कि कस्टडी में है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तशद्दुद कहेंगे। किस वजह से तशद्दुद पहुंचाया जा रहा है, पर्पसेस क्या हैं, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम और एनी थर्ड पर्सन, ताकि उस शख्स से जो कि ज़ेरे हिरासत है उससे कोई मालूमात हासिल की जाए, या फिर किसी थर्ड पर्सन से मालूमात हासिल की जाए, यानी कि जो ज़ेरे हिरासत शख्स है उसके ऊपर इसलिए तशद्दुद किया जा रहा है ताकि वो किसी थर्ड पर्सन को कहे कि वो इन्हें कोई मालूमात दे,
या फिर क्या है कन्फेशन। कन्फेशन किसे कहते हैं, यानी कि जुर्म का एतराफ़ करना। जो शख्स तशद्दुद कर रहा है वो चाहता है कि वो जो पर्सन है जिसके ऊपर वो तशद्दुद कर रहा है वो किसी जुर्म का एतराफ़ करे, ये पर्पसेस हों टॉर्चर करने के लिए, या फिर पनिशिंग हिम और एनी थर्ड पर्सन फॉर एनी एक्ट कमिटेड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन कमिटेड। या फिर जो शख्स टॉर्चर कर रहा है वो टॉर्चर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उस पर्सन को खुद से सज़ा देना चाहता है, खुद से सज़ा दे रहा है, उसे दे रहा है या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को दे रहा है, यानी कि टॉर्चर इसको कर रहा है लेकिन तकलीफ किसी थर्ड पर्सन को हो रही है उसको टॉर्चर करने की वजह से। ठीक है, किस लिए है, फॉर एन एक्ट कमिटेड, कि उस शख्स ने जो कि ज़ेर हिरासत है उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे वो पब्लिक ऑफिसर शायद नाराज़ हो गया है, उसे लगता है कि उसने ऐसा कोई काम किया है या फिर उसे शक है कि इसने ऐसा काम किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए पनिश करने के लिए उसे उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। या फिर इंटीमिडेटिंग, इंटीमिडेशन का मतलब क्या है, यानी कि डराने धमकाने के लिए उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और कॉर्सिंग हिम और एनी थर्ड पर्सन, या फिर उसे प्रेशराइज करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए जो कि ज़ेर हिरासत है जिसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है उसके ऊपर दबाव डालने के लिए, या फिर इसके ऊपर तशद्दुद करके किसी तीसरे बंदे के ऊपर, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, या फिर क्या पर्पसेस हैं, फिर ये जनरल बात लिखिए, और फॉर एनी रीज़न बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, या कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी पर्पज़ हो सकता है टॉर्चर करने का, बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, किसी भी वजह से कोई भी अगर इम्तियाजी सलूक किया जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ टॉर्चर। बाय होम, कौन ये टॉर्चर कर रहा है, सच पेन और सफरिंग इज इन्फ्लिक्टेड बाय पब्लिक ऑफिशियल और एनी पर्सन एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। पब्लिक ऑफिशियल खुद ये टॉर्चर कर रहा है या फिर कोई भी पर्सन जो कि अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है वो ये टॉर्चर कर रहा है, या फिर एट हिज इंस्टिगेशन, यानी कि किसी और तीसरे पर्सन को उकसाया जा रहा है कि वो तशद्दुद करे, या फिर विद हिज कंसेंट और एक्विजेंस। कंसेंट और एक्विजेंस का मतलब क्या है, यानी कि रजामंदी के साथ, यानी कि पब्लिक ऑफिशियल खुद तो तशद्दुद नहीं कर रहा लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा बंदा है जो उसके ऊपर बढ़ास निकालना चाहता है तो उसे वो तशद्दुद करने की इजाज़त देता है। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिशियल खुद तशद्दुद करे या फिर किसी और को उकसाए तशद्दुद करने पर, या फिर किसी को तशद्दुद करने की इजाज़त दे, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक, फिर उसके बाद एक्सेप्शन भी दी हुई है टॉर्चर की डेफिनेशन के अंदर। क्या लिखा है, इट डजंट इंक्लूड पेन और सफरिंग अराइजिंग इनहेरेंट इन और इंसिडेंटल टू लॉफुल सैंक्शंस, यानी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कानूनी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और अगर हादसाती तौर पर जो शख्स ज़ेर हिरासत है उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उस तकलीफ़ को टॉर्चर नहीं समझा जाएगा, वो तशद्दुद की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो शुरू में ही आपने पढ़ा कि टॉर्चर किसे कहते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल जानबूझकर इंटेंशनली उस बंदे को तकलीफ़ पहुंचाते, ज़ेर हिरासत शख्स को तकलीफ़ पहुंचाते तो उसे टॉर्चर कहेंगे। अगर हादसाती तौर पर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो टॉर्चर नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद हम इन सब की पनिशमेंट्स को डिस्कस करते हैं। टॉर्चर के लिए पनिशमेंट कहाँ पर दी हुई है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर जो कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है उसके लिए ये कानून क्या सज़ा बताता है। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, एनी पब्लिक ऑफिशियल हु कमिट्स अबेट्स और कॉन्स्पायर्स टू कमिट टॉर्चर, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो खुद टॉर्चर करता है या फिर अबेटमेंट करता है टॉर्चर की, यानी कि उकसाता है किसी दूसरे पर्सन को टॉर्चर करने के लिए, या फिर कॉन्स्पिरेसी करता है यानी कि साजिश करता है टॉर्चर करवाने की, यानी कि टॉर्चर किया या टॉर्चर करने पर किसी को उकसाया या फिर टॉर्चर करने की साजिश की गई, ये सारी बातें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उस पब्लिक ऑफिशियल को पनिश किया जाएगा। किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी, अब यहाँ पर एक पनिशमेंट नहीं दी, इस लॉ के अंदर सिर्फ इन चीज़ों को ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, इनको क्रिमिनलाइज किया गया है। पनिशमेंट्स अलग से नहीं दी हुई, पनिशमेंट्स वही हैं जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं सेक्शन नंबर 8, शेल बी पनिश फॉर द काइंड ऑफ हार्म प्रोवाइडेड इन चैप्टर 14 ऑफ पीपीसी। पाकिस्तान पेनल कोड का जो चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 किस हवाले से, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, इंसानी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जो ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पर उनकी बात है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्म्स, मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ट्स वगैरह बताए हुए हैं। तो टॉर्चर करके जिस किस्म का हार्म पहुँचाया जाएगा उसी लिहाज से फिर उस शख्स को, उसी लिहाज से उस पब्लिक ऑफिशियल को सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 8 क्या बताता है, टॉर्चर की सज़ा बताता है, डेथ की बात नहीं हो रही, यानी कि टॉर्चर इतना हुआ यानी कि अभी वो पर्सन जो है मरा नहीं है, जिंदा है। तो फिर क्या होगा, जिस किस्म का उसे हार्म पहुंचा गया है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर जितनी सज़ाएं मुख्तलिफ़ किस्म के हार्म्स के लिए बताई हुई हैं, जिस किस्म का भी हार्म पहुंचाया गया है टॉर्चर करके उस पब्लिक ऑफिशियल को, उसी हार्म के लिहाज से उतनी ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 8 के अंदर एक्सप्लेनेशन भी बताई हुई है। क्या बताई हुई है, द ऑफेंसेस अंडर दिस सेक्शन शेल बी कॉग्निजेबल। अब ये यहाँ पर कौन से सेक्शंस की बात हो रही है, उन सेक्शंस की बात हो रही है जो कि पीपीसी के चैप्टर नंबर 14 के अंदर है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर जितने ऑफेंसेस हैं यानी कि मुख्तलिफ किस्म के हार्म्स के हवाले से, दे शेल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल यानी कि बगैर वारंट के
गिरफ्तारी की जा सकती है, नॉन कंपाउंडेबल यानी कि नाकाबिले माफ़ी है, एंड नॉन बेलेबल यानी कि नाकाबिले ज़मानत है विद इन द मीनिंग ऑफ कोड यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से। तो आपको पता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर शेड्यूल्स के अंदर पूरी डिटेल बताई हुई कि पीपीसी के किस सेक्शन के अंदर कौन सा जो ऑफेंस है वो बेलेबल है या नहीं है, कॉग्निजेबल है या नहीं है, या कंपाउंडेबल है या नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जितने किस्म के हार्म्स बताए हुए जिनको ऑफेंस डिक्लेयर किया हुआ है वो तमाम कैसे हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं। ठीक, फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर 9। वो किस हवाले से कौन सी पनिशमेंट है, कस्टोडियल डेथ की पनिशमेंट बताता है। ये भी क्या कहता है, हु एवर कमिट्स अबेट्स और कंस्पायर्स टू कमिट कस्टोडियल डेथ, कोई भी अगर जेर हिरासत किसी भी शख्स को कत्ल करेगा या फिर अबेटमेंट करेगा, किसी भी दूसरे शख्स को उकसाएगा या फिर कॉन्स्पायर्स करेगा यानी कि साजिश करेगा, शेल बी पनिश विद द सेम पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 302 पीपीसी। सेक्शन 302 किस हवाले से है, पनिशमेंट फॉर कत्ल अमद। उसके अंदर कत्ल अमद की पनिशमेंट बताई हुई। कत्ल अमद क्या है, यानी कि वो कत्ल जो कि जानबूझकर किया गया हो, इंटेंशनली कमिट किया गया हो। तो कस्टोडियल डेथ होगी, किसी भी जेर हिरासत शख्स की मौत अगर होगी तो जो शख्स भी उसे कत्ल करेगा, जो भी उसकी साजिश करेगा या किसी भी और पर्सन को उकसाएगा उसे मारने के लिए, तो उसे दफ़ा 302 के तहत ही सज़ा दी जाएगी। ठीक, फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बताया हुआ है कि ये जो ऑफेंस है किस किस्म का है, इट इज़ कॉग्निजेबल यानी कि बगैर वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है, कंपाउंडेबल यानी कि जो उस मरने वाले के जो लीगल हेयर्स हैं अगर वो चाहें तो माफ़ कर सकते हैं इस ऑफेंस को, एंड नॉन बेलेबल यानी कि नाकाबिले ज़मानत है विद इन द मीनिंग ऑफ कोड यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 10 के अंदर कौन सी पनिशमेंट्स बताई हुई हैं, पनिशमेंट फॉर कस्टोडियल रेप। कस्टडी में लेकर अगर किसी शख्स के साथ रेप किया जाएगा तो यहाँ पर दूसरी चीज़ भी इंक्लूडेड है, जिनसी ज्यादती। अगर किसी मर्द या औरत के साथ जिनसी ज्यादती की जाएगी वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, हु एवर कमिट्स और अबेट्स द ऑफेंस ऑफ कस्टोडियल रेप, जो भी खुद कस्टोडियल रेप करेगा या फिर किसी दूसरे को उकसाएगा ये करने के लिए, शेल बी डील्ड विद एंड पनिश अंडर द लॉ एंड प्रोसीजर फॉर रेप। जो रेप के लिए पनिशमेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो पीपीसी के अंदर हैं या फिर हदूद लॉज के अंदर हैं, जो पनिशमेंट्स रेप के हवाले से हैं, जहाँ जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो उसी हवाले से जो रेप के लिए पनिशमेंट है वही उस शख्स को पनिशमेंट दी जाएगी। और फिर इसकी भी एक्सप्लेनेशन उसी तरह है कि ये जो ऑफेंस है रेप का वो किस तरह का है, इट इज़ कॉग्निजेबल, बगैर वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है, नॉन कंपाउंडेबल, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता, एंड नॉन बेलेबल, ये नाकाबिल ज़मानत है विद इन द मीनिंग ऑफ कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक। ठीक है, होप से यहाँ तक आपको कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप और इनसे रेलेवेंट जो पनिशमेंट्स इस लॉ के अंडर हैं वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।